गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नाजरीन, बारिशें जिस तरह हमने कहा कि मानसून का आगाज़ तो हुआ और मानसून के आगाज़ में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बारिशों का एक तगड़ा स्पेल जो है ना उसका हमें देखने को मिला। और जिस तरीके से लाहौर में, कराची में बारिशों की सूरत हाल हुई। खैर हम तो लाहौर में होते हैं तो 30 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूटा। अच्छा, बारिशें तो हो गई, मज़ीद अभी होनी है, कुछ देर का वक्फा आया है, लेकिन बारिशें तो रुकी हैं। अब हुआ ये है कि भारत ने पाकिस्तान में जो पानी तो छोड़ा ही है, लेकिन भारत में भी बारिशें जितनी तबाहकुन हुई हैं और बारिशों से जो तबाही हुई है, इस फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि इंतहा की, यानी कि तमाम जितने भी साबका रिकॉर्ड हैं बारिशों ने वो भारत के तोड़ दिए हैं। और 9 लाख के करीब अफराद इस वक्त मुतासिर हुए हैं भारत में इन बारिशों के हादसा हैं इसमें 22 अफराद हलाक हुए हैं। और इसी बारिशों के बायस जो इंडिया है उसने दरिया रावी के बाद जो दरिया सतलुज है उसमें भी पानी छोड़ दिया है। दिल्ली के अंदर तो आपको पता है स्कूल्स तक बंद कर दिए गए हैं, इमरजेंसी, यस एग्जैक्टली, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दिल्ली, चंडीगढ़ और फिर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम जगह पर शदीद तुग़यानी है, सैलाब है। एक बड़ी तादाद जो आबादी की है वो इन जगहों पर रहती थी और वहाँ पर तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई इतने पक्के मकान होते नहीं हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर गुर्बत इतनी ज़्यादा है। कहीं मंदिर के कोने में पड़े हैं, कहीं फुटपाथ पर पड़े हैं, कहीं सड़कों पर पड़े हैं, तो वो लोग बेघर हो गए हैं जो उनको रहने सोने के लिए एक जगह थी वो भी नहीं। दिल्ली ने तो इमरजेंसी नाफिज करती है। अब भारत हो या पाकिस्तान हो, हमारी तो सबके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको ऐसी आफात से बचा कर रखे। लेकिन अब हुआ ये है कि जितने बड़े पैमाने पर भारत में इस बारिशों के बायस जो हुई तबाही आई है, अब देखें कि उन्होंने बाकायदा इमरजेंसी नाफिज की है दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद वहाँ पर तमाम इदारे जो है ना वो अलर्ट हो गए हैं। अब हुआ ये है कि भारत जो पानी है वो अब पाकिस्तान की तरफ छोड़ रहा है। 95,027 क्यूसी का रैला जो है भारत ने सतलुज पे पानी छोड़ा है। और दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बायस जो है आपको पता है कि फिर आसपास के देहात पहले ही ज़ेरे आब आ चुके हैं। कल भी हमने इस पर बात की थी। और अब जो है मज़ीद इस हवाले से ख़तरात का खदशा है, मज़ीद सैलाब के बायस मज़ीद खदशा है। और तो प्री मानसून बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसके बाद ये सैलाब का पानी छोड़ देना, फिर जो कच्ची आबादियों में लोग रहते हैं दरिया रावी के करीब, जैसे हम कल भी रिपोर्ट कर रहे थे, दरिया रावी के करीब जो फुटपाथ के नीचे या कच्ची आबादियों में जो लोग रहते हैं वो लोग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि जब पानी आएगा तब देख लिया जाएगा, अभी वो NDMA या PDMA से कोई ताउन कर नहीं रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो रिकॉर्ड बारिशें हैं, आपने उसमें भी इंतजामात मुकम्मल करने हैं, निकासी आप करना है कि लोगों को मुश्किलात ना हो। दूसरा ये कि फिर जो अब पानी छोड़ दिया गया है दरिया रावी में और सतलुज में, आपने इस पानी को, क्योंकि हमने डैम्स तो बनाए नहीं है जो हम इनको कहीं पर स्टोर कर ले, तो हमने इस जो पानी है इतने हज़ार क्यूसेक पानी, इसका भी मुकाबला करना है कि ये बखैरियत यहाँ से गुजर जाए। ये पानी का रैला कोई अपने साथ जैसे इंडिया में तबाही मचाई है उस तरह पाकिस्तान में तबाही ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं, महकमे हैं, NDMA है, PDMA है, उनको हिदायत जारी कर दी हैं। अब लेकिन मेरा सवाल ये है फ़िज़ा कि हर साल सैलाब आता है और पिछले साल जितने बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाहकारियाँ की हैं, अभी तक वही बहाली का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है। रिहेबिलिटेशन का काम ताहाल जारी है और अब एक और मज़ीद खदशात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन इस तमाम तर हालात के अंदर मेरा ये सवाल है कि जब आपको पता होता है कि ऐसे खदशात का इजहार है, फोरकास्ट पहले से होता है, तो पेशगी इंतजामात करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और भारत हो या फिर पाकिस्तान हो कि अल्लाह ताला उन सब करे और वाकई में जो हालात हैं सैलाब से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, क्योंकि ऊपर से आसमान की बारिश है और नीचे से फिर आपको पता है कि ग्लेशियर की मेल्टिंग के बायस जो बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, ये सबके लिए एनवायरमेंटल चेंज की वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ है। इसी पर बात करने के लिए एक्सपर्ट है हमारे साथ एनवायरमेंटिस्ट डॉक्टर परवेज़ ज़मीर साहब, माहिर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और पाकिस्तान, इंडिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, बल्कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको भी यहाँ तो शदीद गर्मी देखने को पड़ रही है, यहाँ पर बारिशें देखने को पड़ रही हैं। हम कितना ओजोन लेयर्स को, अपने ग्लेशियर्स को अपनी पोल्यूशन की वजह से डैमेज कर चुके हैं और कितना संगीन ये मामला है? ये इंतहाई संगीन मामला है कि जो IPCC की रिसेंट रिपोर्ट है और करंटली कौन सा फिनोमेना इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है वो अल नीनो का है। ये जो ओशन टेम्परेचर्स हैं ना जी, ये बढ़ते हैं, उसकी वजह से ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है।
और साथ साथ ही जो है मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों PDMA पाकिस्तान डिपार्टमेंट और ये तो कह रहे थे साहब कि जी बहुत ये नॉर्मल किस्म का जो है ना नॉर्मल बारिशें होंगी या बिलो नॉर्मल होंगी। तो इससे यही पता लगता है कि जो है ना इसकी प्रिडिक्शन जो है ना ये बारिश की या इतनी जो एक्सट्रीम फिनोमेना है उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड वेदर का जो है उसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। तो ये मैं तो इसको क्लाइमेट चेंज के साथ ही कहता हूँ कि जो दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स हैं जुलाई के जो है ना जी वो टेम्परेचर के टूट गए हैं पूरी वर्ल्ड वाइड। ये है सिर्फ यहाँ पर नहीं है कि सिर्फ साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड है। तो अभी तो सवेरटी आपने मेरे ख्याल ये अभी शुरुआत है, ये 14 तारीख से आगे जो है ना ये बारिशों का एक और स्पेल आएगा। तो मैं अभी इसके अंदर देख रहा था डेटा जो है इंटरनेशनल भी देख रहा हूँ, उसमें ये कि 14 के बाद जॉनसन है और स्पेरिटीज के अंदर मानसून के अंदर आएगी जिससे ये सूरत और सूरत जॉनसी और गंभीर हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताएं कि यकीनन जिस तरह आपने कहा कि खदशात तो मौजूद हैं, एक और बारिशों का स्पेल आएगा, पहले ही अभी पिछले साल की सैलाब की तबाहकारियों से हम बाहर नहीं निकले हैं, वहाँ पर अभी तक रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। सर अब इन फर्दर हमें करना क्या होगा? हुकूमती सतह पर जो काम करने के होते हैं, हम अपनी तमाम तर नालायकी, तमाम तर नाअहली का खमियाजा क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो नहीं डाल सकते, कुछ पेशगी काम करने के होते हैं। अब आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट के लेवल पर क्या इकदाम होने चाहिए कि जो हमारा जो नुकसान है, जो डैमेज है, वो तो कम अज़ कम मिनिमाइज हो? देखिए जी, पहले तो है हार्म्स वे के अंदर जो से लोग हैं ना, इनको यहाँ पर आप ना बसने दें। ये जो दरियाओं के अंदर हमें सब पता है कि जनाब ये फ्लड रिपीटेडली आ रहे हैं, लोग अभी भी दरियाओं में काश्त भी करते हैं और उसके ऊपर अपनी जो घर वगैरह वो भी उसके अंदर बनाते हैं। इन्होंने एक घर जो है ना वो दरिया के साथ में को रखा होता है, एक कहीं और दूर में रखा होता है। जो अपना इनका ये घर है उसको ये छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे भी आप देख रहे हैं शकरगढ़ या उसको कहते हैं जो है दूसरे जसर के पॉइंट से जो है रावी के अंदर एंटर होना है, वहाँ लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। यही हाल जो है त्रिमू पर होता है, यही उसके दूसरे जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं जी, इनके अंदर आप वो इनको इंश्योर करें कि जी हम इसमें अलाउ नहीं करेंगे कि जो सी ना हार्म्स वे जो सी एरिया ना जो रिवर्स के अंदर रिवेरियन बेल्ट है उसके अंदर हम जो ना आपको ज्यादा, ये असल में फ्री लैंड होती है, उसके अंदर जाकर आप काश्त कर लें। जैसे लाहौर रावी के पास आप देख रहे हैं सारा चारा वगैरह लगाया होता है, अच्छी बड़ी बिजनेस चल रही है। फिर जो ही एकदम आता है तो उसमें सारे के सारे एफर्ट जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है कि जिन लोगों को निकालें, बहुत सारा जो निकलना भी नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बात की तरफ निशानदही की है कि वाकई जो दरियाई ज़मीन है उन पर कब्जे कर लिए जाते हैं, वहाँ पर कब्जे के बाद वहाँ पर ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही होती हैं और फिर उसके पास जहाँ से दरिया का रास्ता है वहाँ पर कच्ची आबादियाँ बना दी जाती हैं। यही तो पेश की इंतज़ामात है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ये ऑलरेडी अगर ऐसा ना होता तो फिर पानी का रैला गुजर जाता, आबादी को शायद उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमने तो पूरा प्रोजेक्ट रूडा प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया है वो ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हम, फिर उसके बाद हमारा होगा क्या आगे? अभी इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल है। आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर मज़ीद पानी छोड़ता है तो ये किन रास्तों से रावी और सतलुज के जाते हुए कितनी की तबाही मचा सकता है मज़ीद? और जो आपने बारिशों का हाईलाइट किया कि मज़ीद बारिशें जब होंगी तो ये क्या मानसून प्री मानसून की बारिशें होंगी या उससे भी मिकदार में ज़्यादा होंगी मामूल से? देखिए जी, 3 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि इंडिया पानी छोड़ता है या नहीं छोड़ता। इंडिया एक फिक्स्ड उसकी जो से ना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर है, जो सा इसके ऊपर बगलियार से ले लें आप, ये जो से नीचे पर आता है जो इसके अपने हैं, जो इसके बिराजी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। इंडिया पहले वो पानी को स्टोर करता है, जो एक्सेस वाटर होगा वो ऊपर तो जा नहीं सकता, उसने नीचे पाकिस्तान की तरफ आना है। तो पाकिस्तान बजाय उसके ऊपर चीखो पुकार सिर्फ करे ये कि जी हमें बताया नहीं जाता। बहुत इजी है ये देखना कि जी इंडिया पानी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, इंडिया को बताने की हमें जरूरत नहीं है। अगर इतनी बारिश होगी हमें इधर से हम एस्टिमेट कर सकते हैं बहुत इजीली कि जनाब इंडिया के जान से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली पानी फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है। अब ये क्या करेगा, पानी हमारी तरफ छोड़ेगा ना। तो उसकी प्रिपरेशन जो सी ना, ये जो प्री वार्निंग है, ये इसके लिए पाकिस्तान खुद भी अपने अंदर जो सी ना कैपेबिलिटी बने। हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, वी कैन इजीली एस्टिमेट दोस थिंग्स। तो सिर्फ ये ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। देखें, पानी को एक अपॉर्चुनिटी भी आप समझे, जितनी हमारी दरियाओं के, हाँ जी, उसको एक अपॉर्चुनिटी भी प्लीज समझे। अच्छा, तो ये दरख्त लगाने से कितना फर्क पड़ता है? कि ये कहते हैं कि आप जितने मर्जी दरख्त लगाएं, क्योंकि हमने देखा कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऐसे लेकर आई थी जंगलात बनाने के, दरख्त लगाने के। अब यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, लाहौर तो दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में आता है जब स्मॉग के सीज़न आता है। तो अभी माहौलियाती तब्दीली के लिए क्या ज़रूरी है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए हैं?
देखें जो दरख्त लगाना है ना जी, ये हम पूरी दुनिया में ये कह चुके हैं, ये बेस्ट मिटिगेशन और जो सा अडेप्टेशन का बेस्ट मेजर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं जो से आपके दरख्त हैं। सेकंड जो लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे इंडिया ने पैदा की हुई है, उसने 5000 डैम्स बनाए हुए हैं, उसके पास 5000 डैम है। 500 डैम इस वक्त करंटली जो सा ना वो प्रोजेक्ट्स को जो से एक्सिक्यूट कर रहे हैं जितनी तेजी के साथ कर सके, ताकि वो हमारे यहाँ सूरत हाल आपको अच्छी तरह पता है क्या, सिर्फ इंडस के ऊपर ये थोड़े से भी 2 जो से डैम्स हैं। हमें चाहिए कि जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जी, उसकी तरफ आप तवज्जो करें सबसे पहले जो सा ना। और जो फजूल किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, ये पहले कह रहे जी रावी सिटी डेवलपमेंट हमने करनी है, जो रावी है इसके अंदर हम एक नई सिटी बना देंगे, उसको कहते हैं कि जो ऐसे मतलब आइडियाज लोग देते हैं ना जी, उसको अभी आपके सामने सूरत हाल पैदा हो रही है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ले पाकिस्तान, ये पानी को हम डिवर्ट करें अपने डेजर्ट्स की तरफ। आप चोलिस्तान में डिवर्ट करें, ये पानी इजीली सतलुज का दूसरा जो है चोलिस्तान में डिवर्ट हो सकता है। आगे से जाकर हम थरपारकर में डिवर्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया ने किया। उसने सतलुज में से नहर जो सी है ना, ये इंदिरा गांधी कनाल जो सी राजस्थान कनाल उसने निकाली हुई, सारे के सारे जो है हमारे थरपारकर तक जो सा ये उसको कहते हैं शराब करता है। तो इनको लॉजिकली देखें, शॉर्ट टर्म मेजर्स इसमें कोई नहीं। देखें आपने 40 से 50 बिलियन डॉलर का पिछले साल का नुकसान है जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा, तो उसके हमें उससे ही सबक सीखना चाहिए। अच्छा सर, लास्टली ये बताएं कि हम देखते हैं कि दुनिया भर में जहाँ पे भी पानी आता है, पानी की फरावानी होती है, बारिशें होती हैं, तो वो पानी उनके लिए रहमत का बायस बनता है, डैम्स बनते हैं। पाकिस्तान में तो पहले ही पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो क्या वजह है कि हम तो डैम्स तक नहीं बना पाते, और जो बनाने की कोशिश की है उनको भी हम सियासी रंग दे देते हैं, मुतनाज़े बना देते हैं। आप नहीं समझते कि सर अगर डैम्स हों तो यही पानी ज़ख़ीरा हो और हमारे लिए जहमत की बजाय रहमत का बायस बने? उसका बहुत प्रोपोनेंट हूँ कि जनाब आप डैम्स बनाएं, बैराजेस बनाएं, अंडरग्राउंड स्टोरेज करें, इनकी डिवर्जन कैनाल्स के थ्रू जो सी आप अपने डेजर्ट्स को करें। ये बहुत जो मेरा लास्ट पॉइंट है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जो हम अपने डेजर्ट्स को बहुत ईजिली शराब कर सकते हैं। एक जो है जैसे आपके इंडस के ऊपर है, हम 2-3 साइट्स के ऊपर किए, जो क्रिटिकल डैम था जिसके ऊपर सियासी तौर पर हमने आपको गर्क किया हुआ है, वो 6 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा पानी हम स्टोर जो है ना अटक पर करते हैं, वहां से स्टोर किया हुआ है। कभी सिंध के अंदर जो है ना वो नहीं आता, उसको कहते हैं ना ये सैलाब वगैरह को, इसको बिल्कुल कहानी खत्म हो जाती। इधर आप एडिशनल लिंक कैनाल्स कर लें, जैसे आप जो है ना इस पानी को आप कुछ को डिवर्ट करें, उसके अंदर सतलुज के ऊपर, रावी के ऊपर जब भी कोई फ्लड आता है इसको डिवर्ट कर लें, बजाय इसको पंजनद के ऊपर भेजकर जनाब नीचे पानी सारे का सारा जो है ना वो जाकर समुद्र बुर्द हो। इस पानी को यूटिलाइज किया जाए, बैराजेस की तरफ इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट इसके लिए मजबूत प्लानिंग करे। हमने 1960 के बाद कोई काम नहीं किया, वो भी पैसे हमें जो है ना उसको वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है ये तास्ता इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत हमें पैसे मिले थे। अपनी इन्वेस्टमेंट तो हमने कोई भी नहीं की है, हम वो बूट से चढ़ाकर इसको एक सियासी जो है रंगरलियां सी मनाते हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारे वो इन्वेस्टमेंट के कुछ पैसे बाकी बचते हैं, अभी भी वो ट्रीटी पूरा नहीं हुआ है, हमें अभी तक उन पैसों की उम्मीद है, और वो लारा उन्होंने हमें लगाया हुआ है। ये वो लारा भी लगाया हुआ, देखें 200 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर अवेलेबल है। पाकिस्तान ने उसमें से सिर्फ 4 मिलियन डॉलर लिया हुआ है। तो दुनिया की फोरम के ऊपर जाएं, कहें जी ये इतने, बांग्लादेश जैसे करता है कि जी हम इतने पैसे अपने टेबल पर रखते हैं, कुछ आप हमें दें, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, और ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है, हमारा तो इसमें कोई गुनाह नहीं है ना उसको ये सर अल्टीमेटली जाकर बात हमारी नाअहली और नालायकी पर ही आके खत्म होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर का, लेकिन वही बात है जिसका हम जिक्र करते रहे हैं कि अगर सियासी विजन हो और सियासी विल हो, और हमें इस अहमियत का इदराक हो कि ये डैम्स हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं, कितने ज़रूरी हैं, हमारी नस्लों की बका का जो मामला है वो इससे वाबस्ता है, तो शायद फिर हम उस तरह सुस्ती और नाअहली का मुजाहरा ना करें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू पर हम बात करने जा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत जो आर्टिकल 370A ख़त्म कर दिया गया था, कलअदम करार दे दिया गया था, उसके बाद ये था कि वहाँ पर हिंदू जो लोग हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं। उससे पहले तक वो मकबूजा कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीर के जो रिहायशी हैं, जब तक 370A जो है उन पर नाफिज था, वो कोई बाहर का शख्स वहाँ पर ना ज़मीन खरीद सकता था, ना वहाँ का वो नेशनैलिटी होल्डर बन सकता था। आइन की जो शिक 370 है, इसके खात्मे के ऐलान के बाद वहाँ पर जो उनके नीम खुद मुख्तारी और खुसूसी
इख्तियारात थे कश्मीरियों के वो ख़त्म कर दिए गए हैं। बड़ी तादाद में भारतीय जो हिंदू हैं उनको कश्मीर लाकर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनकी आबादी मुसलमानों से ज़्यादा हो। जब हक़ खुद इरादियत अगर कहीं कभी हो जाता है तो वो ये होगा कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा दिखा दी जाएगी और पाकिस्तान को एक माइनॉरिटी की तरह, मुसलमानों को एक माइनॉरिटी की तरह दिखा दिया जाएगा, जैसा कि इंडिया में अभी देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। तो ये एक बड़ा सोची समझी स्कीम के तहत ना इंडिया, दिस इज़ व्हाट आई एम कॉलिंग के डिप्लोमेटिक, जितनी अच्छी ये फाइट करते हैं ना और ऐसी दोगलेपन से फाइट करते हैं। और इस आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भारत के वो कवानीन जो पहले रियासती असम्बली की मंजूरी से मशरूत थे, यानी कि जो मुकामी वहाँ की रियासत थी उनकी असम्बली से मंजूर थे, अब बराह रास्त भारत का इसके ऊपर जो है ना वो नाफिज हो चुके हैं और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इससे मुतालिक जो है ना अब बराह रास्त उन पर असरअंदाज होंगे। अभी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बना दिया है और उसके बाद ये है कि वो इस पर अब जाकर, मतलब 2-2.5 साल के बाद अब जाकर वो जो 370A जो कलअदम करार दिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। भारत की वजह से सुप्रीम कोर्ट से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, क्या तवक्को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखते हैं होता क्या है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर आलमी अमूर हामिद अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मशरकी साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि भारतीय रियासत से, भारतीय हुकूमत से तो उम्मीदें कुजा, वो तो उल्टा उनके ऊपर उन्होंने ही किया है ये तमाम तर जो भी आर्टिकल 370 का खात्मा, लेकिन अब आपको क्या लगता है सर, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, कोई उम्मीद, कोई तवक्को कुछ रखनी चाहिए या आप समझते हैं जो भारत का रियासत का फ़ैसला होगा जो इससे पहले वो करते आए हैं ये भी उसी की एक कड़ी होगा? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। देखें, बात यह है कि मैं बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं हूँ भारतीय सुप्रीम कोर्ट से कि किसी भी तरह वो कश्मीरियों के या मुसलमानों के हक में कोई फैसला देगा। उसकी वजह यह कि हमने देखा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने पिछले साल जो है वो हिजाब के मामले पर किस तरह का फैसला दिया। ऐसे लग रहा था जैसे लिखवाया हुआ फैसला था और एक हिंदू जज से मुसलमानों की शरीयत के फैसले करवाए गए। दूसरी जानिब हमने देखा कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या फैसला दिया जब शरीयत के मामले में 3 तलाकों का मामला आया और अक़लियतों के मामले सर बाबरी मस्जिद का हमारे सामने है फैसला, बाबरी मस्जिद का फैसला आ जाता है। तो अगर ये सारा कुछ आप देखें तो हमने ये देखा कि बदकिस्मती से पिछले कोई 15 साल से तो बिल्कुल ही जो भारतीय अदालतें हैं वो भी मोदी सरकार की ऐसे कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं। देखिए 3-3.5 साल बाद इसकी सुनवाई का होना ही इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेबस है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी का एक तरह से साथ देगा। जाहिरी तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए इस कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी, वरना 3 साल पहले इस पर एक स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन की गई थी जिसके तहत कहा गया था कि जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता तब तक इस आर्टिकल 370 और 35A को मुअत्तल कर दिया जाए, ताकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम आबादी के तनासुब को बदलने की बात कर रहे हैं, 80 लाख से जायद इंडिया ने डोमिसाइल्स दे दिए हैं और हजारों एकड़ जो अराजी है उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और अब वो सरकार जो है वो कभी हिंदुओं को अलॉट कर रही है, कभी मुल्क से बाहर की फर्मों को अलॉट कर रही है। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर तक देने से इनकार कर दिया। तो इससे अंदाजा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की नीयत क्या थी, आगे फैसला क्या होने जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि बदकिस्मती की बात ये है कि उसके अंदर जो ओपन जो ट्रायल होता है, जो मीडिया को इजाज़त होती है, वो भी अभी तक नहीं दी गई। और मेरा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक हो, उनको इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट और भारतीय हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए कि अच्छा यही बात, ये जो इंडिया का है डिप्लोमेटिक वो किस तरह से चल रहा है कि उन्होंने 370 ख़त्म कर दी, फिर वहाँ पर हिंदुओं की आबादकारी का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान इस सारे मामले पर सवाए अक़वाम मुत्तहिदा के वो के उनके मुताबिक हल होना चाहिए, बातों के अलावा हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, अभी तक हमने किया क्या है 75 सालों में, अभी तक हमने कौन से ऐसे कीन स्टेप्स लिए हैं जिसमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है? देखें, बात यह है कि मुकदमा आपका स्ट्रॉन्ग तब होता है जब दुनिया में आप मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। मुकदमा आपका तब स्ट्रॉन्ग होता है जब आपके मुसलमान ममालिक खड़े हों।
मुकदमा आपका तब स्ट्रांग होता है जब दुनिया के ताकतवर ममालिक यूरोप और अमेरिका और दूसरे ममालिक आपकी बात सुनने को तैयार हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में बहुत सारी चीजें इस तरह हुई हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने कोशिश तो की है, लेकिन स्टिल बहुत सारे मुसलमान ममालिक का साथ ना मिलने की वजह से पाकिस्तान का कश्मीर का मुकदमा कमजोर होता जा रहा है। लेकिन वहीं पर पीरियों का जो हक के खुद इरादी का जज्बा है और खुद उनकी आज़ादी की जिद्दोजहद है वो मजबूत होती जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया किसी भी हालत में कोई भी कानून साजी कर ले, कुछ भी कर ले, कश्मीरियों के जज्बा हक के खुद इरादियत को नहीं दबा सकता। और ये जो बात है ये इंडिया भी जानता है, ये दुनिया भी जानती है। ठीक, अच्छा मशरकी साहब, सर ये बताएं कि सिवाय 5 फरवरी मनाने के अलावा या जब हमारे इलेक्शंस आते हैं एक सियासी कैंपेन के अलावा डिप्लोमेटिकली हमने क्या ऐसे इकदाम किए हैं? अब आपको लगता है कि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला देती है जो भारतीय हुकूमत चाहती है, तो सर उसके बाद सिफारती सतह पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हमें क्या इकदाम करने होंगे? यूनाइटेड नेशंस का मामला तो आपके सामने है, वो आपने पहले खुद ही बात कर दी है कि मईशत के हवाले से जो मुल्क मजबूत होते हैं और दुनिया में तो मुआशी ज़बान बोली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया के मुआशी मुफादात इंडिया की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का दावा कर रहा है। वहीं पर मैं ये बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान को जरूरत इस बात की है कि जी की तर्ज पर 8 ताकतवर मुसलमान ममालिक का एक तंजीम बनाई जाए। OIC के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे काम नहीं हो सके, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 53 ममालिक का इत्तेहाद वो काम नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान तुर्की, मलाइशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश अरब, UAE, ईरान पर मुश्तमिल इस तरह के ममालिक पर मुश्तमिल कोई 7, 8, 9 ममालिक का इत्तेहाद बना ले और उस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए दबाव डाला जाए और ये 8-9 ममालिक अपने मुफादात से हटकर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए G8 तर्ज की ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसके ऊपर उस प्लेटफॉर्म से दुनिया के लिए मुसलमानों के मसाइल हल करने पर OIC है तो OIC तर्जुमानी क्या मशरकी साहब, OIC फिर किस लिए बनाई गई है? देखिए OIC के जो मकासद हैं बदकिस्मती से वो पूरे कभी भी नहीं हो सके। उसके अंदर बहुत सारे और मसाइल हैं। छोटे ममालिक के साथ आपको कई बार बहुत सारे मामलात पर जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती है। इसी तरह OIC बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन बदकिस्मती से खुद हमारे आपस के मुसलमान ममालिक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, उसको आप चपलिश कह लें, कुछ भी कह लें, उसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म उतना मुअस्सर नहीं रहा, इतना मुअस्सर नहीं रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर ना इनकसार किए हुए हैं। पूरे मुसलमानों की तर्जुमानी के लिए कोई इतनी सॉलिड तंजीम नहीं है कि जो वाकई जो मुसलमानों पर अच्छा, फोरम्स तो मौजूद हैं, OIC है, उसके अलावा डिफरेंट फोरम्स हैं, लेकिन अमली तौर पर फोरम्स किसी भी काम के यानी कि कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। हम सिर्फ तुर्किया को देखते हैं कि कश्मीर मामले पर पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी करता है, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं पर आती है। दुनिया भर में मईशत की ज़बान ही बोली जाती है, मईशत की ज़बान ही समझी जाती है। आप मुआशी तौर पर अगर कमज़ोर हैं तो आप जितने मर्ज़ी हक़ पर हैं, जितने मर्ज़ी आप पर मज़ालिम होते हैं तो हम देखते हैं कि उसका कोई हल नहीं निकलता। लेकिन अगर मुआशी तौर पर मजबूत हैं तो फिर आपकी आवाज़ सुनी भी जाती है, आपको देखा भी जाता है और आपके मामले को समझा भी जाता है। तो ये एक दोहरा म्यार है, बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है। खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं वो जो सैलाब की सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं। रावी पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? कमालिया से हमारे नुमाइंदे शफकत हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। शफकत बताइएगा, कमालिया की इस वक्त क्या सूरत हाल है? NDM में कितना एक्टिवली काम कर रही है? और आबादियों के हवाले से बताएगा, यहाँ पर जितने भी लोग आसपास थे क्या वो पूरा इलाका क्लियर करवा लिया गया है? बिल्कुल, मैं इस पर मौजूद हूँ कमालिया में दरिया रावी के मकाम पर मुल्क भर में होने वाली हालिया बारिशों और भारत की जानिब से दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जो है कमालिया में दरिया रावी के मकाम पर सैलाब की सूरत हाल का ख़तरा बढ़ गया। इस वक्त जो है मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि जो पानी की सतह है उसमें जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है और यहाँ पर बाद मकामात पर जो है ज़मीनी कटाव का अमल भी जारी है। दूसरी जानब जो है तहसील इंतज़ामिया की जानब से जो है फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
दरिया के किनारे जितनी भी आबादियाँ हैं या जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं दरिया के किनारे, उनको जो है फ्लड वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है कि वो जितना जल्द हो सके यहाँ से नकल मकानी करके जो है महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। इसी के साथ साथ जो है रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। और इसी के साथ जो है इंतज़ामिया की जाने से जो फ्लड रिलीफ कैंप भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसी जम जो इंतज़ामिया जो है यहाँ पर दरिया किनारे जो है जो हिफाजती बंद बनाए ठीक है, तमाम इदारे अलर्ट हैं और अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपने इस बारे हमें अपडेट किया। हम आपसे मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन ज़रा कुछ सियासी मंजरनामे से ख़बरें शामिल करते हैं। अब शनीद ये है, बड़ी देर से ये बहस चल रही है कि क्या इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे। बहुत से शकूक व शुबहात के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन जो वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा है कि इसी साल नवंबर से पहले 10 नवंबर से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। बट जो वज़रा के बयानात हैं, फिर जो इलेक्शन कमीशन को लेकर बातें हो रही हैं, उससे तो ये लगता है कि कुछ भी, वैसे तो पाकिस्तान में सब कुछ इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब चह में गोइयाँ हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। ख़ास तौर पे क्योंकि मौजूदा जो हमारी ये पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, इसकी मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ एक माह बाकी रह चुका है। आईनी तौर पे तो आप बाउंड हैं कि अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शंस करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि केपी असम्बली और जब वो उनको मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुतालबा किया है कि इलेक्शंस के लिए करवाने के लिए हमें एक्सटेंशन दी जाए, 1 साल का वक्त दिया जाए। बट आसिफ अली जरदारी ऑन द अदर हैंड वो रिलेक्टेंट है इस बात पे कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होने चाहिए हैं। 5 साल जैसे ही पूरे हो गए हैं, 30 डेज के अंदर असम्बली रिजॉल्व हो जाएगी, फिर उसके बाद इलेक्शंस में जाए। तो अब ये दो बयानिए हैं, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का बयानिया या मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम का बयानिया। हालांकि इत्तेहादी हैं आपस में, लेकिन इनके अंदर जो है ना बहुत से अब ऐसे बयानात आ रहे हैं। अब सियासी मंजरनामा होगा क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार खान साहब आपके वक्त का। सर बताएं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है मौजूदा हालात को देखकर और इन सियासतदानों के बयानात को देखकर, आपको लगता है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, इसी साल होंगे, अपने टाइम पर होंगे? अगर आप लोगों ने जी अब्दुल सत्तार साहब, आवाज आ रही है आपको? अब्दुल सत्तार साहब से दोबारा रब्ता करते हैं, लेकिन ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। आपको याद होगा जब केपी और पंजाब असम्बली की तहलील हुई थी और उसके बाद हाँ ये डिज़ोल्व हुई थी, तो उसके बाद वैसे तो आईनी तौर पर पाबंद थे कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए थे। आपको पता है हमारे मुल्क में नज़रिया ज़रूरत के तहत कौम के वसीतर मफाद के अंदर ये हमारे सियासतदानों की 2-4 रटी रटाई लाइन्स हैं, तो इनको सामने रखकर जो है ना कुछ भी हो सकता है। अब्दुल सत्तार साहब एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताएं, आपको क्या लगता है, जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने भी अब कह दिया है, वफाकी वज़ीर हैं, कि 10 नवंबर से पहले इलेक्शन हर सूरत में हो जाएंगे, आपको होते नज़र आ रहे हैं? यार अगर आपने लाइन पे लिया होता ना वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब ये गालिबन उनका नाम है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही कहते, अगर आपके साथ उनकी फ्रैंकनेस होती तो वो आपको यही कहते कि मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ऐसा मौका होता है कि जो हाकिम वक्त होता है, वज़ीर आज़म होता है, उसके पास भी किसी किस्म की कोई हतमी शक्ल में चीज़ नहीं होती कि इलेक्शन ने होना है या नहीं होना। ये इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे बेयकीनी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उस अनसर्टेनिटी और बेयकीनी के जो लेवल होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें बड़े से बड़ा बंदा आपके सामने माजरत करता हुआ नजर आएगा कि जनाब इलेक्शन होने के नहीं होने। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन होने से पहले जो चीजें होती हैं ना, जैसे बारिश होने से पहले आपको पता चलता है कि बारिश होने वाली है, बादल आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, गहरे बादल हो गए हैं, ये बारिश होने वाली है, ये बारिश होगी। पाकिस्तान में इस तरह के हालात इलेक्शन के हवाले से नहीं हैं जो जिससे आप कह सकें इलेक्शन हो जाए। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया में होता यही है कि जब कभी भी इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन से पहले कोई एग्जिट पोल होता है, कोई गैलप होता है,
उसकी बुनियाद पर आप जाके टीवी पर बैठ के या मेरे जैसे कुछ सर्वेज होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट सतार साहब चले इलेक्शंस का तो नहीं पता, ये बात बता दें अभी अगर आपको नजर आ रहा है असम्बलियां अपना मुद्दत कंप्लीट होने के बाद तहलील हो जाएंगी, और या फिर आपको लगता है कि असम्बलियां 1-2 दिन पहले ये तोड़ देंगे? क्योंकि अगर तोड़ देते हैं तो 90 डेज मिलेंगे, डिसॉल्व होंगी तो 60 डेज मिलेंगे। अब इसको आपको जाना पड़ेगा उन बारीकियों में जिसमें मीडिया बहुत कम जाता है कि क्या आप कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, क्या दोनों जगह पर एक ही तरह का कानून है? कानून में, रूल्स में क्या फर्क है कि आप कौमी असम्बली में आप चीजों को एक्सटेंड कर सकते हैं और प्रोविंशियल असम्बली में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते? अब इन चीजों की तरफ बहुत कम जाया जाता है कि इस बात को परखा जाए कि कौमी असम्बली उसमें क्या सूरत हाल है, प्रोविंशियल चलें सतार साहब इस पे ठीक है, इस पे हम बारीकियों में कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाते हैं, लेकिन सर ये बता दें आप, दुनिया भर में हम देखते हैं कि अभी टर्की में ज़लज़ला आया, उसके बावजूद इतने बुरे हालात थे वहाँ के, इलेक्शंस एक दिन भी सर डिले नहीं हुए। इराक जंगज़दा मुल्क है, मुसलसल वहाँ पे जंग रही, और उसके बावजूद भी हमने देखा कि इलेक्शन जो हैं वो अपने टाइम पर ही हुए। तो सर पाकिस्तान में ऐसा क्या मसला है कि हल्की सी भी बात हो हमारा अमन भी ख़तरे में आ जाता है, फिर इलेक्शंस भी डिले हो जाते हैं? तो इतना आसान है सर आइन को पामाल करना या आइन की खिलाफ वर्जी करके चले जाना आगे से? यार तुर्की की मिसाल दी तो तुर्की में एक दिन के लिए एक रात के लिए लोग सड़कों पे आ गए थे, फौज के सामने खड़े हो गए थे, उनके टैंकों के सामने आ गए थे उर्दुगान के हक में। तो पाकिस्तान में 9 मई को ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब आप देखते हैं कि आप मिसाल देते हैं तुर्की की देते हैं या इराक की देते हैं। भाई इंडिया में भी ऐसे हालात रहे हैं कि इलेक्शन से जाने से उनको फर्क नहीं पड़ा, क्यों? उनकी प्रैक्टिस बन चुकी है, कल्चर बन चुका हुआ है, ट्रेडिशन बन चुकी है। हमारे मुल्क में कल्चर ट्रेडिशन नहीं बनी। हम इसलिए होता है कई दफा हम गोमगो कैफियत में क्यों होते हैं? कभी किसी मुल्क, मुझे एक मुल्क की मिसाल दे दो कि वहां पर इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाए कि जी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे दे दिए हैं, इस महीने में इलेक्शन होना है, और हम फिर ये बात कर रहे हो कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होते नजर आ रहे। तो ये भी तो साथ देखे ना कि कल्चर होता है, ट्रेडिशन होती है, एक माइंडसेट होता है। हम जिस कल्चर, ट्रेडिशन और माइंडसेट से गुजरते हैं पाकिस्तान में, यहाँ तो अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल होती है। अब अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल में तो मैंने पहले भी कहा कि वज़ीर आज़म को नहीं पता होगा कि इलेक्शन होने के नहीं होने, वो पूरे यकीन के साथ हतमी तौर पे नहीं कह सकता। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, सिविलियन हो, उनके पास नहीं होती। ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है इसमें और बड़ी चीजें आ जाती हैं। ये कहीं जाके इन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके जाके दरमियान में कंसेंसस होता है, फिर कोई बात हतमी शक्ल में सामने आती है। अगर हमारे यहाँ कल्चर बन जाता, हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन तो आ जाती, डेमोक्रेसी सही मायनों में होती ना। सर ये बता दीजिए कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कौन सा आपको नाम नजर आ रहा है कि ये निगरान सेटअप में आ सकते हैं एज अ पीएम? अब इसमें मैं एक बात बताता हूँ जो वाकया मेरे साथ हुआ कि मैं कोई 10-12 दिन पहले, एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको फोन किया किसी काम के सिलसिले में, 7-8 मिनट मेरी उससे बात हुई है। उसके 3 घंटे बाद मैं एक जगह पे गया हूँ, 3 बहुत ही अहम लोग थे, उन्होंने मुझसे, मैं गया हूँ तो मुझसे बात की है कि जी खान साहब आपको पता कि फलाना बंदा पीएम आ रहा है, केयर टेकर। हाँ। तो मैंने कहा 3 घंटे पहले मेरी उस बंदे से बात हो रही थी, ना मेरे ज़हन में ये बात है, ना उसने मुझे कोई इशारा दिया। अब इस मुल्क में ऐसा हो रहा है कि केयर टेकर सेटअप के लिए आप जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं, केयर टेकर सेटअप जिन ममालिक में है उनको बदनसीब मुल्क का कहा जाता है। जी, जी। ये हमारे लिए कहीं पे भी नहीं है कि केयर टेकर सेटअप हमारे पास है। दुनिया में केयर टेकर सेटअप गिनती के चंद ममालिक है जिनमें पाकिस्तान एक बदनसीब मुल्क है कि केयर टेकर सेटअप आता है। केयर टेकर का मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें होती हैं, जो मुस्तकिल जमात होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, हमें उस पर एतबार नहीं होता कि वो इलेक्शन सही कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बिल्कुल। तो केयर टेकर सेटअप के बारे में जो हमारे यहाँ चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं, अब 8 बंदे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, जिनकी आवाजें आ रही हैं, जिनके नाम निकले जा रहे हैं, और 6 में से 3 बंदों के बारे में कह रहे हैं कि जी उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहाँ तक बात ठीक है, कहाँ तक बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने पहले कहा कि गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी इसको सक्सेस, की ऑफ सक्सेस कहा जाता है।
कि आप अनसर्टेनिटी में लोगों को रखें, गैर यकीनी सूरत हाल में रखें, या लोग टेवे लगा रहे हों, तुक्के लगा रहे हों, तो हम लोग तो उसमें चले गए हुए हैं ना। कोई क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान में कोई चीज नहीं होती। ना स्टेट आपको क्लैरिटी में रखेगी, ना हुकूमत आपको क्लैरिटी में रखेगी, ना आप खुद क्लैरिटी में रहना चाहते हैं। हम तो कंफ्यूजन और में अवाम को रहना भी उन्होंने पसंद इसी करते तरह हैं। से अनक्लियर सा एक अनसर्टन सी सिचुएशन में रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब थे। और इलेक्शंस के हवाले से अब ये तो पता चलेगा कि आगे हुकूमत की पॉलिसी है क्या, इलेक्शंस करवाने हैं। अच्छा, आपने कहा ना कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसका नाम आ सकता है। जब से उस्मान बुज़दार साहब सीएम बने थे ना, तो उसके बाद कोई भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए, निगरान सीएम के लिए आ सकता है। उन्हीं के नाम का कुर्रा फाल किसी के भी नाम निकल सकता है ना। तो ये जिस तरह हमारी जो कहते हैं कि खेल बड़ा प्रिडिक्टेबल सा होता है, जिस तरह हमारा मौसम बड़ा गैर यकीनी सा होता है, तो इसी तरह हमारी सियासत भी गैर यकीनी का शिकार अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल। अभी अब हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं। आपको पता है एक ऐसा पौधा भी है इस दुनिया में। कैसा? ऐसा पौधा है कि जिसको देखने के बाद खुदकुशी के ख्याल आते हैं। क्या? उसको देखने के बाद खुदकुशी के ख्याल आते हैं? उस पौधे को देखने के बाद खुदकुशी के ख्याल आते हैं? बिल्कुल। उस पौधे को देख, और अब इसको कैद कर दिया गया है शीशे के जार में। आप ये देख सकते हैं, ये पौधा, इसको अब कैद कर दिया गया है। एक ये जाहिर है पौधे लिविंग ह्यूमन बीइंग है ना, लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो नहीं है। तो लो जी, इसको आप ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि डू नॉट टच। यस। और इसको इंग्लैंड के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर छोटी छोटी सुइयां होती हैं। अगर वो आपको चुभ जाए तो आपको बैक वक्त आपके पूरे बॉडी के अंदर करंट लगने, या ऐसा लगेगा जैसे आप जल रहे हैं, आपको आग लग गई है। इस हद तक आपको पेन होती है और फिर आपका दिल करता है कि आप सुसाइड कर लें। छूने वाले तकलीफ से निजात के लिए सुसाइड करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इतना खतरनाक पौधा। मसलन आप देखें कि पौधे बहुत से हैं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और इसकी साफ देखें ना, इसकी ज़रा लेयर देखें। इसकी लेयर्स जो हैं वो बारीक छोटी छोटी सुइयां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। अच्छा, ये सिर्फ बर्तानिया में ही पाया जाता है या बाकी ममालिक में भी? ऑस्ट्रेलिया में ये दरियाफ्त हुआ था। जंपी इसका नाम है। और उसके बाद इसको लेकर आया गया इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने अब ये किया है कि इंग्लैंड के अंदर ये जो पौधा है, इसको अब अरेस्ट कर लिया गया है और इसको शीशे के जार में बंद कर दिया गया है और इसके करीब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि अगर ये किसी को बहुत खतरनाक पौधा है। मसलन आप देखें कि जिसको देखकर, जिसको छूकर आप खुदकुशी का ख्याल आपके माइंड में आते हैं। हाँ। वरना खुदकुशी का ख्याल आना तो वो तो बहुत वर्स्ट एक सिनेरियो होता है कि इंसान अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है। लेकिन इस पौधे को देखकर मुझे ये समझ नहीं आई कि एक खुशहाल शख्स है, हंसा बसता शख्स है, अगर वो इस पौधे को देखेगा तो सुसाइडल थॉट्स आएंगे उसको। जी, अगर उसको नहीं देखने से मतलब अगर उसको टच कर लिया ना तो इतना पेनफुल होता है। अगर आप उसका एक भी कांटा अगर आपको चुभ जाता है ना, तो उसके बाद ऐसा होता है, ये जो बारीक छोटी छोटी सुइयां होती हैं ना, अगर आपको चुभ जाती हैं, अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ऐसा हो, अगर ये हो जाती हैं तो इतना पेन होता है आपकी बॉडी में, आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर ना आग लगी हुई है बहुत ज़्यादा, और आपको इतनी पेन होती है। उसके रिलीफ के लिए फिर ऐसा होता है कि आप सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, कि आपको ऐसी थॉट्स आती हैं कि अगर मैं मर गया तो फिर ठीक है, फिर आप ये सोचते हैं कि उसकी तकलीफ इतनी है ना उस पौधे की, कि आप कहते हैं कि इस तकलीफ से बेहतर है कि अपनी जिंदगी का खात्मा। जो मिरर है, मिरर न्यूज़, उनकी जानिब से अब ये बताया गया है कि तो ये देख लें, सिर्फ इंसान ही जहरीले नहीं होते हैं, जानवर भी जहरीले नहीं होते हैं, पौधे भी जहरीले होते हैं, जहर किसमें नहीं होता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी एक मजे की स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, आपको पता है कहीं भी आए, अमेरिकन सदर कहीं भी जाता है तो उनका बड़ा रेड कारपेट, उनका रिसेप्शन उनको मिलता है और उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको जो है ना उनकी एंट्री होती है। जो बाइडन की एंट्री हुई है इंग्लैंड में, जो बाइडन की इंग्लैंड में एंट्री हुई है, अब ये फुटेज आप देख सकते हैं। एंट्री तो होनी थी जो बाइडन की, लेकिन उससे पहले पीएम हाउस की लैरी नामी एक जो बिल्ली है वो कारपेट पर आके बराजमान हो गई। तो उसको रेड कारपेट अच्छा लगा ना, उसने कहा यहाँ रेड कारपेट अच्छा लगा, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आना है वहां पर और बिल्ली ने आकर वहां पर कैट वॉक कितनी फेमस है, रैम के ऊपर कैट वॉक कितनी फेमस है, तो उसने रैम देखा और कैट ने कहा चलो वॉक कर लेते हैं, तो कैट वॉक और हमले की दौड़ें लग गई। वो ये समझी होगी कि शायद ये रिसेप्शन जो है ना मेरे एजाज में बिछाया गया है। तो बस वो फिर वो रिसेप्शन के रेड कारपेट के एंजॉयमेंट के लिए निकल आई है। तो जनाब जो बाइडन के आने से पहले रेड कारपेट पे लैरी नामी बिल्ली जो है वो वहाँ पर कैट वॉक करती नजर आई, फिर वहाँ पर उसने रेस्ट किया, नज़ारे देखे इर्द गिर्द के। और जैसे बाहर के ममालिक में जितना जानवरों का ख्याल रखा जाता है, जितना एनिमल राइट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, तो ये भी हो सकता है कि रेड कारपेट देखकर बिल्ली को लगे कि मेरे ही एजाज में जो है ना ये किया गया है।
तो जनाब फिर बिल्ली के जब पीएम ऑफिस ने देखा कि ये तो लेडी मैडम जो हैं वो वहाँ पर सुकून कर रही हैं और वहाँ पर वॉक कर रही हैं, तो भागते हुए लोग आए, फिर वो इनको उठा कर लेकर गए मैडम को। अब जाहिर है वहाँ पर ये भी तो मैडम फीमेल है ना कहीं पहुँच ही जाती हैं, ये हो ही नहीं सकता। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक एक बार फिर से। और अभी हम जो इशू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि तमाम लोग जो कि पंजाब में रहने वाले हैं वो तो एक्टिव हो जाएं। वो इस वजह से क्योंकि अब हेलमेट अगर आपने नहीं पहना होगा ना तो आपको ना तो पेट्रोल मिलेगा, चालान पक्का, चालान तो पक्का है, उसके साथ साथ आप पे मसले बहुत हैं। आपको पेट्रोल भी नहीं मिलना, आपने किसी जगह पर पार्किंग में भी आपकी जो मोटर बाइक है वो पार्क नहीं हो सकती। ये काम शुरू हो चुका है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना तो 1-2 ट्रैफिक वार्डन 6-7 बाइक वालों को साइड पे लगाकर खड़े होते हैं, स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या आम लोग भी हो। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि शायद इसको कोई मुसीबत समझते हैं कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। हालांकि अगर हेलमेट आप पहनेंगे ना, अल्लाह ना करे आप गिरेंगे तो जान भी आपकी ही बचेगी, आपकी ही ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और ज़ामिन ये हेलमेट होता है। लेकिन हम लोग चूँकि इस चीज़ पे कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, हेलमेट को पहनना जो है ना हम लोगों को शायद वैसे ही अजाब होता है। क्यों नहीं पहनते, मुझे ये नहीं समझ आती कि बाल खराब होते हैं, ये क्या वजह है, कोई ब्यूटी में कोई मसला आता है? बट फिर भी अच्छा कानून जो डस्ट है वो आपके पार्टिकल्स जो आपके बालों में नहीं जाते, आपकी आंखों में नहीं जाते, आपकी स्किन खराब नहीं होती है। जो हेलमेट तो पहनना चाहिए। अच्छा, ये चीज हम दोनों की, मेरी और फिजा की तो समझ से बाहर है हेलमेट ना पहनने की वजह। तो आज इसीलिए आसिफ सिद्दीक साहब जो कि एसपी ट्रैफिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं। आसिफ साहब, हमें तो ये वजह नहीं समझ में आती, आपको क्या वजह लगती है ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते? कोई खूबसूरती, कोई हुसन में कोई खराबी आती है, बाल खराब होते हैं, कहीं मिलने जाना होता है किसी को, क्या आपको क्या लगता है क्यों नहीं हेलमेट पहनते? ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है और वो हमारी जो है कैजुअल बिहेवियर जो है, जो हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना छोड़ दिया। जिस तरह हमने अपनी अखलाकियात को छोड़ दिया, हमने अपने जो हमारे राइट्स हैं, हमारे हकूक़ हैं वो छोड़ दिए हैं। सड़क पर चलने के लिए कुछ आपके राइट्स होते हैं, कुछ दूसरों के हकूक़ होते हैं जी। और ये अब ये कानून लिखा जा चुका है 1965-1969 में कि जो बंदा 2 व्हील पर जाएगा, 2 बंदे जाएंगे तो वो हेलमेट दोनों पहनेंगे जी। तो वो सेक्शन है 89A। 89A सेक्शन 1965 के मुताबिक दोनों लोगों के लिए लाजमी है कि वो हेलमेट पहनेंगे। और ये कानून जब बनाया था तो उसको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ था कि ये 2 व्हील व्हीकल है और ये डेंजरस हो सकती है क्योंकि उसकी सपोर्ट नहीं होती और ये फिर गिरने में और फिसलने में आसानी। अब इसके साथ प्रोटोकॉल ये है कि आपको सुबह उठने से के बाद जिस तरह गाड़ी का आप कॉकपिट ड्रिल के साथ आप एक चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज और उसकी वो हवा का प्रेशर देखते हैं, फिर अंदर उसका देखते हैं पानी शानी, तो इसका भी ये है कि इसकी भी हवा शवा देखी जाए। इसके शीशे वगैरह नहीं होते, आपने देखा किसी बाइक का शीशे नहीं होते। कंपनी वाले शायद, मुझे ये नहीं समझ आती, जो मोटर बाइक्स जो ये बड़ी कंपनीज हैं व्हीकल बाइक्स की, वो बेवकूफ़ है, वो शीशे लगा कर देती हैं। सबसे पहला काम जो होता है ना, बाइक का कवर नहीं उतारते, दोनों जो साइड मिरर्स हैं ना वो उतार के रख लेते हैं। वो इसलिए उतारते हैं कि एक तो जैसे आपने कहा कि हेलमेट पहनने से मैं मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, जब मैं उतारूंगा तो फिर मैं काम करूंगा। उसके बाद ये बड़ा इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल है, कहीं गुम जाएगा, कैसे मैं उसको उठा के जाऊँ। आपकी जान भाई ज़्यादा कीमती है जी, एब्सोल्युटली। आप ये पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको इंस्टिगेट करें कि आप उनको कंपेल करें कि आपने हेलमेट लेकर जाना है, इसको आदत बनाएं और इसको कैरी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और इससे जो बचत है वो बहुत ज़्यादा है, जो मुश्किलात है वो कम है। तो अभी हमने एज अ कैंपेन इसको दोबारा लॉन्च किया है। 4 जुलाई से अब तक हमने तकरीबन कोई 85,811 चलान किए हैं। 85,811 लोगों को, नहीं लाहौर का डेटा है यस। और 85,811 हमने लोगों को इंटरसेप्ट किया, उनको हमने चेक किया और वो बगैर हेलमेट फिर रहे थे। अच्छा, हेलमेट का तो ये निशानदेही है, आप बड़ा अच्छा। जो ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशन करते हैं, साइड मिरर्स की आपने बात कर दी, किसी बाइक के साथ इशारे भी नहीं होते कि उन्होंने लेन अगर को चेंज करनी है
तो कोई सिग्नल दे, कुछ नहीं, वो एकदम से गाड़ी के आगे कहीं से भी आके गोल घूम के काट लेते हैं। इस पे भी थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि बाइक वाले लेन चेंज कर एकदम से सडन करते हैं, कोई उनके साथ इशारे नहीं होते बाइक पे कि वो तोड़ दें, नंबर प्लेट्स नहीं होते कि उनके नंबर को वेरीफाई किया जा सके। तो इस पर भी कुछ आगे कानून वगैरह बन रहे हैं? नहीं, कानून तो बना हुआ है ना। आई मीन सख्ती वगैरह के लिए, जैसे अब 2018 के बाद अब दोबारा से सख्ती की है। ये एज ए कैंपेन लॉन्च होता रहता है। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं कि हादसा की शरह बढ़ी है और उसमें जो हेड इंजरी वाले वो ज़्यादा हुए हैं और उसमें थोड़ा मोहलक हादसे ज़्यादा हुए, तो फिर हम उसके मुताबिक कैंपेन लॉन्च कर लेते हैं। तो इस दफ़ा हमने इस शहर में पूरे में 82 नाकाजात लगाए हैं। 82 नाकाजात पर आपने देखा होगा कि हर नाके पे कम से कम 3 बंदे हैं हमारे। और लाहौर के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40 लाख प्लस जो हैं वो ये मोटरसाइकिलिस्ट, और जो रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो 6 मिलियन हैं। और 0.7 मिलियन जो हैं वो ट्रांजिट व्हीकल्स हैं जो कि डेली विजिट करती हैं लाहौर। तो इतनी बड़ी गाड़ियों, ये जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं ना लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, खुद से जिम्मेदारी अपनी अदा करनी होगी, क्योंकि हेलमेट अगर पहना होगा तो जान भी आपकी ही बचेगी। सर ये भी हम देखते हैं जब सख्ती शुरू हुई है तो हेलमेट्स एक तो महंगे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक आम आदमी उसकी कुव्वत ख़रीद ही इतनी नहीं है यकीनन, हालांकि ले लेना चाहिए, जान से ज़्यादा महंगे तो नहीं है, लेकिन सर उसके बाद हम ये देखते हैं हेलमेट जो हैं इंतहाई गैर मेयारी हैं। अगर ऐसा हेलमेट जिसके पहनने के बावजूद भी आपकी हेड इंजरी जो है हो जाती है या जान फिर भी ख़तरे में है, तो इसके हवाले से भी कोई आप लोग देख रहे हैं मैकेनिज़्म को चेक एंड बैलेंस है कि हेलमेट्स लोग पहन तो रहे हैं? तो मैंने तो देखा था कि जब पहले सख्ती हुई थी वो हेलमेट की जगह लोगों ने पता नहीं कौन सी कैप्स और क्या कुछ पहन के आ गए थे, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए। ठीक, कुछ ना कुछ सर पे तो रखा हुआ है, लेकिन असल जो उसका मकसद है, बाल्टियां, असल जो मकसद है वो तो सर को बचाना है। तो इसको किस तरह आप मेक श्योर करते हैं? देखिए जी, ये तो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं आपकी वसातत से भी, और हमारी टीम्स भी हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स और तमाम सेगमेंट ऑफ लाइफ के लोगों को टच करती हैं, उनको ब्रीफ करती हैं। जहाँ तक ये तल्लक है कि आप मेयारी जो हेलमेट जो है वो जिस तरह प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उसी तरह वो ये क्वालिटी इंश्योरेंस का जो है ना वो कमेटीज़ बनी हुई हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस वाली कमेटीज़ वो उसको चेक करेंगी। और सबसे ज़्यादा तो आपकी अपनी चॉइस है ना, आप पहनने के लिए कपड़ा अच्छा इंतखाब करते हैं, खाने के लिए अच्छा इंतखाब करते हैं, तो एक दफ़ा वन टाइम आपने लेना है ये, तो आप एक अच्छा मेयारी ले लें और उसमें आपको फ़ायदा है, किसी और का तो है नहीं। लेकिन फिर भी हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लिखा भी था, आप इंश्योर भी करेंगे कि क्वालिटी चेकिंग जो टीम्स हैं वो भी मार्केट में देखें। अच्छा, ये जो आपने बोला कि 2 व्हीकल के लिए जो 2 लोग भी बैठे हैं तो दोनों के लिए कंपल्सरी है, तो अभी भी उसी पर है जो पीछे बैठा है, चाहे वो लेडीज़ हैं या कोई जेंट्स पे बैठा है, उसके लिए भी कंपल्सरी है या सिर्फ जो आगे फ्रंट पे बैठा है उसके लिए? अभी है तो दोनों के लिए, लेकिन प्राइमरीली स्टार्ट पे हम कह रहे हैं कि जो चला रहा है कम से कम वो तो पहने ना। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो आदत पड़ जाएगी वो हो जाएगा, तो फिर वो सेकंड जो राइडर है वो भी। अच्छा, पेट्रोल पंप्स पर जो सख्ती हमें देखने को मिली है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी कौम जुगाड़ लगाने में इनका कोई सानी नहीं है। पीछे से घूम के कोई हेलमेट मांग लिया, एक शख्स हेलमेट वाला होता है, वो पीछे से आता है, वो हेलमेट पहन के फ्यूल डलवाता है, उसके पीछे 10 लोग उस हेलमेट से मुस्तफीद होते हैं। तो इसको कैसे मेक श्योर करते हैं? आपसे बेहतर कौन जानता है? ये नोटिफिकेशन हुआ है 6 जुलाई को ना, तो उसमें उन्होंने DC साहब ने नोटिफाई किया है कि आपने बगैर हेलमेट के फ्यूल नहीं देना, अगर आप नहीं देंगे फ्यूल देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो 188 सेक्शन है, उसके खिलाफ उनके खिलाफ जो मालकान हैं या मैनेजर हैं पेट्रोल पंप के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जो आप जुगाड़ वाली बात करते हैं वो डेफिनेटली हम शॉर्टकट देखने वाली कौम हैं, आदी हैं हम, लेकिन हमने भी एक सर्वेलेंस के लिए अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को लगा दिया है कि जैसे जहाँ कहीं आप इस तरह की कोई देखें नाजवाजी, तो आप रिपोर्ट करें, उनको नोटिस दें, फिर आप उसको जो नोटिस जारी हुआ वो उनको ऑलरेडी सर्व 2 लोग बाहर खड़े होते हैं पेट्रोल पंप के बाहर और वो 10 रुपए 20 रुपए में हेलमेट उधार दे रहे होते हैं। ये अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये बात बताई है कि आपको पता है ये जब सख्ती हुई है तो 2-4 लोग खड़े होते हैं, 10-10 रुपए पे हेलमेट जो है वो रेंट पे दे रहे हैं, पेट्रोल पंप से थोड़ा सा हट कर पीछे। क्या आपने फ्यूल डलवाना है, उनको पता है कि हेलमेट के बगैर फ्यूल नहीं मिलेगा,
तो इतनी चीज़ें इसके साथ साथ हैं, घूम फिर कर बात इस लिहाज से सर बड़ा चैलेंज भी है इसको मेक श्योर करना। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आवाम जो वायलेशन हमेशा रहती है, क्राइम जो ख़त्म नहीं हो सकता मिनिमाइज हो सकता। तो हम भी इनको इस जैसे ये वायलेशंस जो हैं इनको हम मिनिमाइज करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हम लगे हुए हैं। स्टेप 1 हमने लिया, नाका जाल लगाएं। स्टेप 2 हमने किया कि नोटिफाई करवाएं कि नो हेलमेट नो फ्यूल। स्टेप 3 हमने ली पार्किंग को लिखा लेटर कि जहाँ कहीं हेलमेट के बगैर हो उसको पार्किंग स्पेस ना मुहैया की जाए। तो ये सारे स्टेप्स किसके लिए हैं? रोड यूजर्स के लिए हैं, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हैं। आवाम को ये बात समझनी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। अच्छा, एक ये बात, अब ठीक है आपका साथ देना चाहिए, जो आपके पेटी भाई हैं वो खुद भी जब ड्यूटी करके जाते हैं तो वो खुद भी उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने होते हैं और वो यूनिफॉर्म की वजह से तो वो वार्डन भी नहीं रोकता है उन्हें और वो भी निकल जाते हैं। पहले तो अपनी सफ़ों में वो ठीक करे ना कि ये भी है। अच्छा, जो एक तो ये है, दूसरा ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैसे लेके कि ठीक है, स्टूडेंट्स को यूजुअली रोका होता है कि थोड़े से पैसे दे दो, अगली बार पहन के आना, और चलाने काटे जाते। इस तरह की भी चीज़ें तो होती है ना। ये 2 बातें आपने की। एक तो आपने की है कानून सबके लिए है जी, एब्सोल्युटली, और उस पर हम 100% अमल दरामद करवा रहे हैं। आईजी साहब ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लिस्ट चलान करके उनकी लिस्ट अलहदा प्रिपेयर की जाए और वो फिर उन डिपार्टमेंट्स को भी शेयर की जाए, उनके साथ चलान के साथ साथ उनका डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ। ठीक। और जो सेकंड बात की है वो इल्ज़ाम भी हो सकता है और वो कहीं सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर इल्ज़ाम ही है, क्योंकि जब से ये वार्डन सर्विस शुरू हुई है ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और करप्शन फ्री बहुत देर से चल रहा है। अब तो आपको एतबार आ जाना चाहिए। नहीं, एतबार आ गया है बिल्कुल, लेकिन ये है कि कुछ चीजें इनफरादी अमल है, जाहिर बात है पूरा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, हर जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, डॉक्टर रमेश कुमार जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब आसिफ सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी ट्रैफिक ऑफिसर। सर ये बताइए कि जो अंडर एज हैं ड्राइवर्स, अगर कोई मतलब एलीट क्लास है तो वहाँ पर अंडर एज ड्राइवर्स जो हैं वो गाड़ियाँ चलाते हैं। यूजुअली आपने देखा है कि हम जो बाकी अंदरून लाहौर वाली साइड पे अगर आप चले जाएं तो माएँ भी ख्याल नहीं करती, छोटे बच्चे चिंची चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और फिर माएँ बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि अब पाँव नीचे नहीं लगते, लेकिन बाइक बड़ी प्यारी चलाता है, बड़ी सोनी चलाता है। ये बड़ा अलमिया है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गैर ज़ुबाना रवैया और कोई नहीं हो सकता कि जब आप अपने बच्चों को की ज़िंदगियों को दाव पे लगाना शुरू हो जाते हैं, आप उनको रोकने की बजाय आप उनको कंपेल कर रहे होते हैं, उनको शाबाश दे रहे होते हैं, जाओ बच्चा जा चला। तो ये इसका कानून मौजूद है, अंडर एज जो है उनके लिए चलान है और हमने जो उसका बनाया हुआ है तरीक़ाकार कि हम अंडर एज को बंद करते हैं, बंद करके हम उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं या उनके ब्लडली रिलेटिव किसी को भी कॉल करते हैं और उससे फिर अंडरटेकिंग लेते हैं जो उसका स्टाम्प पेपर कि मैं अपने बच्चे को आइंदा ये चलाने नहीं दूंगा। लेकिन हो नहीं रहा, ये मान नहीं रहे और चलान भी करवाए जा रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा भी डाल रहे हैं, उनके पाहज भी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता मर भी रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये आपके कवानीन ये हैं आम फहम से कवानीन और आपकी सेफ्टी के मुतल्लिका हैं, बिल्कुल इनको समझें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड से नहीं है। आसिफ साहब, जिस तरह हमारे मुल्क में आपको बताया कि सिफारिश कल्चर और बहुत ज़्यादा आम है, जिसका हल्का सा भी कहीं हाथ पड़ता है वो फ़ोन करवाता है। लास्टली ये बताइएगा कि आप जो कि खुद भी एसपी हैं तो आपको भी फ़ोन शोन आते होंगे, जी हमारे बच्चे का चालान होने लगा है, अगर हम आपको फ़ोन करें तो सिफारिश करेंगे, माफ़ी दे दें कुछ इस तरीके से, ये ऐसे वाक़यात से तो आपका भी रोज़ाना पाला पड़ता होगा। जी कुछ परसेंटेज है जो कि इस पर करती है, उनको एक्सेस होती है या उनका रिलेशंस या उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम बच जाएं। तो हम भी ज़्यादातर फ़ोन सुनकर तो उसको लारा जिस तरह होता है ना लगा देते हैं, अच्छा करते हैं देखते हैं। लेकिन पीछे से कहते हैं ना लाजमी कटो, 1000 का काटे में 2000 का काटे, वो हम उनका दुश्मन नहीं है, हम इनडायरेक्टली हम उनको बचा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। और बाकी पूरी दुनिया में इतने हेफ्टी फाइन्स होते हैं
ट्रैफिक रूल्स की अगर वायलेशन करते हैं, इतने हैफ्टी फाइन्स होते हैं कि लोग वायलेशन डर के नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आगाही के लिए है नाज़रीन, आपके लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके, समझ आ सके कि अपनी जान कितनी ज़रूरी है, ताकि आप हेलमेट पहन के सड़कों पर निकले। अच्छा, फिर आप अपनी जान बचाने का भी बाइस बनते हैं, दूसरों की जान का भी बचाने का बाइस बनते हैं। एब्सोल्युटली इसी तरह है। और आगे चलकर अभी हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं, मौत का सहरा। आपने सुना तो होगा, मौत का सहरा, जी हाँ। तो ज़मीन का गर्म तरीन मुकाम है ये, इसको मौत का सहरा क्यों कहते हैं, इस पर ये इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट देखिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, आज दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जो आबादी, पॉपुलेशन डे, जो आबादी इतनी बढ़ गई है ना, दुनिया में ये दिन मनाया जाए या ना जाए, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन ज़रूर मनाना चाहिए। और सिर्फ दिन तक की बात नहीं, बल्कि हर हफ्ते मनाना चाहिए। जितनी पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, आप ये देखें कि वैसे तो पूरी दुनिया में आबादी के मसाइल का सामना है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अभी तरक्की की राह में, अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, इन ममालिक के अंदर ख़ास तौर पे आबादी के हवाले से बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। और इस दिन को मंसूब किया गया है ख़वातीन के नाम से, एग्जैक्टली, जो सिनफी इम्तियाज़ का शिकार हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान आ गया है 5वें नंबर पर, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा कुछ चंद ही सालों में हम शायद इंडिया के करीब पहुंच जाए, कि पहले चाइना होगा, इंडिया होगा, चाइना होगा, फिर पाकिस्तान होगा। तरक्की में हम आगे आए या ना आए, तो अमेरिका को हम पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान ने किसी चीज में तरक्की की है या नहीं किया, लेकिन आबादी में बहुत तरक्की की है। आबादी बढ़ाने में हम लोगों ने बहुत तरक्की की। जो बड़े शहर है ना, जैसे लाहौर, कराची, इनकी जितनी आबादी है ना, बाकी तो ममालिक, पूरे ममालिक की इतनी आबादी है जितनी खाली लाहौर की आबादी है या बाकी जितनी कराची की आबादी है। तो इतनी ज़्यादा आबादी जो है पॉपुलेशन डे के हवाले से, एक तो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, एंड सेकेंडली जो ये पॉपुलेशन डे है उसको ख़वातीन के नाम से मंसूब करने का मकसद ये है कि ख़वातीन की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर भी 52% तक रेशो जो है वो ख़वातीन की है, लेकिन दुनिया में 49.1% ख़वातीन, यानी कि 50% कह लेना, 50% आबादी का आधा हिस्सा ख़वातीन का है। तो इस दिन को ख़वातीन के साथ मंसूब करने का मकसद यही है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ख़वातीन को बराबर के मौके दिए जाएँ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, और उसके अलावा तालीम का उनको हक़ दिया जाए, उनको हक़ रोज़गार दिया जाए, उनके हकूक़ पर बात की जाए। हम ये भी देखते हैं ना, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे बड़ा एक जो बेहतरीन, जो बड़ा मसला है, उस बड़े मसले में एक मसला ये भी है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ से महरूम रखा जाता है, विरासत में हक़ उनको नहीं दिया जाता है, और उनको जहाँ पे वर्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें तो होती हैं। ऐसे जैसे औरत को या लड़की को कोई हकीर चीज़ नहीं समझा जाता, छोटी चीज़ है कि ठीक है इसको ना भी मिले तो खैर है। जो स्पेशली विरासत का हक़ नहीं दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस में औरत पर हाथ उठा देना, मतलब कोई बात ही नहीं है ना। ये तो प्यार मोहब्बत में ही कमज़ोर समझकर उसके ऊपर इस तरह के रवैये रखना, इस हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन के दिन से मंसूब किया गया है इसको। दूसरा ये कि मुझे लगता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ना, मतलब हम हैं तो इंसान ना, एक लिविंग बीइंग है ना, तो जब जानदार हैं, इंसान हैं, तो सबसे पहले तो इक्वालिटी यहीं पर आ जाती है। उसके बाद अगर बाकी जिस्मानी मजबूती को अगर ये कहा जा रहा है कि कौन कितना मजबूत है, उस बेस पर जो है वो डिवीजन होगी बाकी तमाम चीज़ों की, तो ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। अच्छा, डिवीजन होगी, लेकिन इस बेस पर भी आप देखें कि ख़वातीन ने मनवाया है अपने आप को। पहले कहा जाता था कि इस डिपार्टमेंट में ख़वातीन का कोई काम नहीं है, ख़वातीन काम नहीं कर सकती हैं, मुश्किल काम है, लेकिन उन तमाम तर जहाज़ उड़ा लिया ख़वातीन ने, पीछे क्या रह जाता है? बिल्कुल कोई ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नहीं है जहाँ पे ख़वातीन ने अपनी सलाहियतों का लोहा ना मनवाया हो। तो इसलिए इनका भी बराबर का हक़ है कि इनको वो तमाम तर हकूक़ दिए जाएँ जो उनका हक़ बनता है। हमारे बीइंग ए मुस्लिम, हमारे तो इस्लाम में औरत को जितने हकूक़ दिए गए हैं शायद ही किसी मज़हब में दिए गए हों, इज़्ज़त दी गई है और हुकूक दिए गए हैं। तो इसी तर्ज में अच्छा है पॉपुलेशन डे को अगर ख़वातीन के नाम से मंसूब किया गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन बात फिर वही है जी, पाकिस्तान पे इस हवाले से बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। आबादी ज़्यादा, आप देखें कि एक एक घर में छोटा सा घर है, 6-6 बच्चे हैं, तवील फहरिस्त है बच्चों की, तो इस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है।
आप अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएं। वो हमारे पाकिस्तान में सबको ऐसा लगता है कि हम शायद डायनासोर की आखिरी नस्ल हैं, अगर हमने बच्चे पैदा ना किए तो आबादी बढ़ाना बेहतरीन मशगला है, हो जाएगी। और लड़कियों के पैदाइश के बाद लड़के के लिए लाइन लगा दी जाती है। खैर एनीवेज, दीज आर द डोमेस्टिक इश्यूज। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं सेहत के हवाले से कि जैसे जैसे बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से मसले ये हो रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा हैज़े के मर्ज़ में मुब्तला हो रही हैं। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी है, स्पेशली ये बलूचिस्तान और सिंध वाली साइड, मिट्टी और इन एरियाज़ में जहाँ पर पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं होता, लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके वही पीते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हैज़े की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में इस वक्त हॉस्पिटल्स में रश लगा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिसिन एक्सपर्ट इदरीस खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि इदरीस साहब, अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स पर तो बाद में आएंगे, डेटा क्या कहता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं, कितने लोग अभी इस मूजी मर्ज़ की वजह से जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और क्या खाने, सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से ये इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं या बाहर से फजूल ऊट पटांग चीज़ें खाने से भी ये मर्ज़ होता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने ये टॉपिक लिया। इस वक्त ये बड़ी इमरजेंसी कंडीशन है, इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। इसकी दो वजूहत हैं, जैसे आपने कहा, एक तो पानी का मसला है और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त अभी हमारे यहाँ से कुर्बानी की ईद गुजरी है और जहाँ उसके गोश्त का मैटर है, उसके साथ साथ उसकी अलाइशों की प्रॉपर ठिकाने ना लगाना और उनकी वजह से जो ताफुन फैला है और फिर उसके ऊपर बारिश ने जो सोने पे सुहागे का काम किया है वो यही है, ये जलती पे आग का काम किया है कि उसने उसको फिर ज्यादा काम बढ़ाया है। तो उसकी वजह से जो मक्खी, मच्छर और जो इस तरह की बाकी चीजें पैदा हुई हैं, और फिर जब बारिश आती है तो बारिश की वजह से वही ताफुन और वही जो अलाइशें होती हैं वो फिर हमारे ज़मीनी पानी के साथ मिल जाती हैं, वो उनमें हाल पसीर होके और फिर उसके साथ साथ मक्खी और मच्छर का जो है ना ये पैदावार बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हमारा ये जो गोश्त का सिलसिला होता है ये भी ओवर ईटिंग में जाता है, साथ साथ भी हम इस डायरिया का शिकार हो जाते हैं। और बरसात के मौसम में तो वैसे ही हशरात जो है वो बाहर निकल आते हैं। जी, हशरात वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हशरात निकलते हैं और उसके साथ साथ जो है ना वो जब नमी बढ़ती है ना माहौल के अंदर, तो नमी की वजह से मुख्तलिफ जरासीम जो है वो जन्म लेते हैं। और इसके अलावा चूँकि हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जहाँ हमारा वेस्ट पड़ा होता है, जैसे उसको नमी मिलती है तो उसमें फिर जो इस तरह इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, बरसात का मौसम है तो इस मौसम के अंदर क्योंकि अभी ईद भी गुजरी है तो लोग गोश्त वगैरह खाते हैं, तो एहतियाती तदाबीर हमें क्या अपनानी चाहिए खाने के हवाले से? कुछ लोगों की आदत होती है कि खाने के बाद फल वगैरह भी खाते हैं, तो इन तमाम तर जो मौजूदा हमारा मौसमी सिचुएशन है, मौसमी हालात हैं, तो इसमें खाते वक्त क्या हमें एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहली बात ये जो जैसे आपने फल की बात की, हमारे फल और सब्जियां और सब्जी मंडी की जिस तरह की सिचुएशन होती है वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वहाँ किस तरह की हाइजीन की जाती है। तो जब भी आप फल या सब्जियां खाने लगे उनको अच्छी तरह धोने के बाद और जब सब्जियां हों तो अच्छी तरह पकाने के बाद उसको इस्तेमाल करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो ओपन ठेले हैं, वेंडर्स हैं, इनसे खाने के बजाय आप बंद कमरों में अच्छी जगह पे पकी हुई चीज़ें खाएं। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि बॉटल वाटर को इस्तेमाल करें। इस वक्त ये जो हमारा वाटर अंडर द लाइन होता है इसके अंदर चूँकि कंटामिनेशन बढ़ जाती है ड्यू टू सेवरेज एक्सटेंसिव होना और उसके अलावा जैसे मैंने आपको अलाइशों के साथ मिल जाना, तो कोशिश करें कि पानी जो है वो फिल्टर वाला इस्तेमाल करें या बॉटल वाटर इस्तेमाल करें। और जितने भी आप फ्रूट्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनको अच्छी तरह धोने के बाद जो है वो आप इस्तेमाल करें। और सब्जियाँ अच्छी तरह पका के खाएँ और छील के खाएं, बगैर छिलके को कोई सब्जी इस्तेमाल ना करें। सब्जी को छीलने के बाद और पकाने के बाद इस्तेमाल करें और अपनी हाइजीन के बाद। अच्छा, लास्टली मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि बॉयल वाटर, आप तो कह रहे हैं ना कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स, यहाँ पर तो फिल्टर पानी भी पता नहीं है कि प्योर है या नहीं, पानी को उबाल कर पीना कितना फ़ायदेमंद है? हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बताइए। काइंडली सवाल दोबारा कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। उबाल कर बॉयल वाटर से इसको पीने से कितना फ़ायदा होगा? इस हैज़े जैसे मर्ज़ से तो बच सकते हैं ना हम? देखिए, किसी हद तक इससे बेनिफिट हो सकता है। ये भी उन जगहों पे जहाँ पे कोई सरकारी पानी सप्लाई होता है और वो प्रॉपर एक जगह देख के जहाँ उसकी बोरिंग की जाती है कि यहाँ पानी ठीक है और वो पानी फिर घरों में सप्लाई किया जाता है, उससे तो हम किसी हद तक अगर बॉयल्ड वाटर ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है।
अदरवाइज ये जो हम देसी घरों में नलके का पानी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे चूंकि यही जो हमारा डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, वो ज़मीन में गया हुआ है और वहीं से वापस आ रहा होता है, तो बॉयल्ड से किसी हद तक कुछ जरासीम जो है वो हम मार सकते हैं, लेकिन जो बाकी मिनरल्स और जो बाकी हैवी मेटल्स पानी में शामिल होते हैं उनको बॉयलिंग के ज़रिए हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए प्रॉपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि ये बॉटल वाटर वाले या बाकी फिल्टर्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो किसी हद तक मतलब ये कारआमद हो सकता है कि मतलब अगर हम 100% एक चीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं तो उससे 40-50% बचत हो सकती है, लेकिन 100% इफेक्ट के लिए हमें बॉटल वाटर की तरफ या फिल्टर वाटर की तरफ जाना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और यकीनन ऐसा मौसम है, इसमें खास तौर पे खाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा एहतियात और परहेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसम के अंदर डायरिया होना और फिर हैज़ा होना, बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में हमें हो सकती हैं। तो इस लिहाज से आपको हमें हम सबको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अभी जो मेहमान शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अच्छा, एक तो पढ़ी लिखी शख्सियत, प्रिंसिपल हैं वो एमयू कॉलेज की, और आप फुटेज में देखिए कि वो ये जो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने ये क्या किया है कि अब वो प्रिंसिपल जो हैं वो आती हैं साइकिल पर, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टेस्ट नहीं, और वो साइकिल पर आ रही हैं। ये प्रिंसिपल है, कोई ना कोई खर्चा है, कुछ भी और नहीं। साइकिलिंग का रुझान बहुत अच्छा है ना। हम लोग महंगाई का रोना रोते रहते हैं, हाँ। लेकिन हम लोग अपने अल्ले तलल्ले कम नहीं करते हैं। और उसके अलावा आप ये देखें कि इन्वायरमेंटल चेंज के हवाले से अपने माहौल को पोल्यूशन फ्री करने से तो आप कितना फ़र्क पड़ता है। और ये मेरे ख्याल से प्रिंसिपल साहिबा इस बात की, मतलब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, इनको जितना अप्रिशिएट करना चाहिए उतना कम है। डॉक्टर आलिया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी मेहमान हैं आज। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, पहले तो क्या बात है आपकी, व्हाट अ ग्रेस, किस तरह से आप साइकिल पे निकली हैं, और ऐसे हॉर्न शॉर्न भी साथ लगाएं जरा, मजा आया। आप जा रही हैं, आइडिया है डॉक्टर साहिबा आया कैसे? हालात जो फाइनेंशियली इन माली हालात ने मजबूर किया, या आपने कहा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल को पोल्यूट करने के अलावा ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम साइकिलिंग को रुझान में पैदा करें? जी, एक्चुअली अभी मैं रिसेंटली तो नहीं, मैं तो 2018 से रेगुलर साइकिलिंग कर रही हूँ, कॉलेज की तरफ आती हूँ, जाती हूँ। 13 किलोमीटर मेरा दूर है, डेली मेरे 26 किलोमीटर हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह बेसिकली यही थी कि जब हम कॉलेज में या कोई भी वर्क करते हैं, किसी जॉब पे होते हैं, तो घर जाकर इतना हिम्मत नहीं होती कि आप दोबारा से कोई एक्सरसाइज कर सकें। तो एज ए स्टार्टेड साइकिलिंग के मेरी एक आते हुए और जाते हुए एक्सरसाइज हो जाए करीबी। लेकिन इस प्रोसेस में मैंने देखा कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट। तो इसमें कि मैं एक गाड़ी नहीं लेकर जा रही, मैं एक पर्सन पूरी गाड़ी 4 या 5 लोगों के लिए जो होनी चाहिए। तो दूसरे ये कि आई फील फिट फिजिकली एंड मेंटली, और तीसरी ये कि आई होप कि आई विल बी अ मोटिवेशन फॉर माय स्टूडेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप तो माशाल्लाह मोटिवेशन है कि इस उम्र के हिस्से में आप साइकिलिंग करती हैं। अब ये फिजा मेरे साथ बैठी हैं, ये गाड़ी पे भी जाती हैं, घर तक तो थक जाती हैं। तो हमारी यूथ को आप बताएं कि सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, और इस एज के अंदर कैसे मेंटेन रखा आपने इतनी फिटनेस को कि साइकिल पर आना जाना। इस एज क्या मतलब, शी इज स्टिल यंग। मैं कहती हूँ इस एज का क्या मतलब? हाँ जी, तो मेरा मतलब है कि देखें आजकल के नौजवानों का हाल, इवन कि मैं खुद उसमें शामिल हूँ कि हम लोग थक जाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। आप मोटिवेशन है, मेरे कहने का एंगल ये था। हाँ जी, थैंक यू। बच्चे मैं 56 इयर्स ओल्ड हूँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट फील 56 आल्सो, क्योंकि मेरे मसल्स सारे बिल्ट हैं, मैं एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ, स्टेमिना बिल्ट है। आई मीन 26 किलोमीटर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे फील अब नहीं होता। तो मुझे ये बताइए कि आप सिग्नल तोड़ती हैं, पहले मुझे ये बताएं कि आप जल्दी आपको साइकिल वालों को तो वैसे चलान भी नहीं हो सकता, तो सिग्नल आप तोड़ती हैं? सिग्नल बिल्कुल भी नहीं तोड़ती। देखिए, साइकिल नो डाउट स्लो सवारी है, आप हमें स्लो जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल तो अगर सिग्नल तोड़े और वो तो उड़ जाती है, बहुत बड़े पूरे एक्सीडेंट्स होते हैं। जी, जी, जी। लेकिन साइकिल का ये है कि साइकिल की ब्रेक आप टाइम पे लगाएं, हेलमेट पहनी हो, तो इट्स अ सेफ सवारी।
स्लो सवारी है, इसके इतना ज्यादा बुरा एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन सिग्नल्स पे डेफिनेटली मैं बिल्कुल कारों के साथ लाइन में लगी होती हूँ, मोटरसाइकिल इनफैक्ट मेरे आगे निकल जाते हैं तो मैं माइंड करती हूँ, फिर ये कि मैं सबसे आगे जाती हूँ कि जी मैं तो कोने से निकल जाऊंगी। रेसिंग में लगाती हैं तो रेसिंग भी साथ होती है, कोई साइकिल वाला मिल जाए तो उसके साथ ही रेस, वही देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, मोटर बाइक के साथ रेस। नहीं, प्रिंसिपल साहिबा से कोई नहीं जीत सकता इसमें कोई। अच्छा प्रिंसिपल साहिबा, आपने तो एक सोशल बैरियर भी तोड़ा है। ख़वातीन तो अमूमन बहुत उनके लिए मुश्किल होता है साइकिलिंग करना और फिर इवन के बाइक चलाना भी। अब देखते हैं कि कुछ ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं सड़कों पर। आपका लाहौर की सड़कों पर साइकिलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरह का जब लोग देखते हैं कि आप माशाल्लाह साइकिलिंग करती हुई जा रही हैं और एक प्रिंसिपल साहिबा हैं, माशाल्लाह आपका एक स्टेटस है, तो किस तरह का रिएक्शन होता है अमूमन पब्लिक का, लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो करती है ना लड़कियों को, ये बड़ा मसला होता है। इवन बाइक के पीछे भी बैठी हो तो भी बड़ी हूटिंग होती है और छेड़खानी होती है। एक्चुअली ये ना आई थिंक हमारा माशरा बड़ा एक्सेप्टिंग माशरा है। आई एम वेरी ब्लेस्ड आई थिंक कि हमारे पाकिस्तान में, मैं लाहौर में जब से साइकिलिंग कर रही हूँ तो मुझे किसी ने कोई ऐसी फजूल बात नहीं की, किसी ने फिंगर पॉइंटिंग नहीं की या मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो हम सोचते हैं कि ये औरतों के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब मेंटल बैरियर्स हैं। ये ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैंने जब से साइकिलिंग शुरू की है, एक तो मैं किसी को देखती नहीं कि वो जो भी अगर बुरा भी मना रहे होंगे, लेकिन जब देखा भी है तो किसी ने हमेशा मुझे थम्स अप किया है, मर्दों ने, खवातीन ने स्माइल करके देखा है, कभी मुझे कोई बैड रिस्पांस नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप तो मोटिवेशन है, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप तो उनको भी मोटिवेट करती हैं कि यार, क्योंकि स्टूडेंट्स के आपको पता है कि फाइनेंशियली जो क्राइसिस हैं, पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ पर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी इस बात की तरगीब देती हैं कि साइकिलिंग करना शुरू करें, और कुछ लोग अमूमन आपकी बात में उन्होंने अमल भी किया होगा? जी, एक्चुअली मेरे फैकल्टी में एक दो टीचर्स हैं जिन्होंने साइकिल्स खरीद ली थी, काफी साल पहले ही मुझे देख के लिया था, बल्कि मेरे से पूछ के कि कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। तो फैकल्टी का तो मुझे पता है कि थोड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा इसलिए नहीं कि हमारी जो ये क्लास टाइम पे हम पहुंचते हैं तो हम थके हों, बुरा हाल हो, फ्रेश अप होने में टाइम लगता है। तो ये डिसिप्लिन अपने आप में लाने के लिए कि आप आधा घंटा पहले चले, उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मैं क्योंकि ट्रेंड हूँ, हम बहुत अरसे से कर रही हूँ, तो बच्चों के लिए ये कि आई होप कि ये चीज़ अब इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब मुझे वो देख रहे हैं, आप टीवी पे भी आप लोगों ने काइंड ऑफ व्यू कि मुझे मशहूर कर रहे हैं लेकिन बच्चियों का, मेरे जैसे एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि मेरी मदर चाहती है आपसे बात करने कि अगर वो मैं अपनी बेटी को भेजूँ तो क्या गारंटी है कि वो ठीक जाएगी। तो मैंने कहा गारंटी क्या है, मैं आपके साथ कुछ अरसे आ सकती हूँ, आगे पीछे हम चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। एग्जैक्टली, और काउंसलिंग की जरूरत है ना, थोड़ा सा ट्रस्ट की बूस्ट करने की जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपनी साइकिल का कोई नाम भी रखा है? अक्सर होता है ना, बड़ा प्यार होता है जो भी अपनी फेवरेट गाड़ी, बाइक जो भी होता है, मेंटेनेंस भी खुद ही देखती हैं खुद ही। हाँ, वो कोई नाम भी रखा, उसे प्यार से कहती हो कुछ? नहीं, एक्चुअली अभी तक ये इस किस्म की काम नहीं किया मैं, मतलब समझ नहीं आती कि ऐसे काम भी होते हैं, क्योंकि मेरी साइकिल मेरी हद तक है। अब मैं उसको क्या प्यार से कहूँ, उसको बल्कि कई दफा गुस्सा करती हूँ कि तुमने मेरी चेन ने मेरी शलवार में सुराख कर दिए या मेरा फट गया पैंचा या। हाँ, लेकिन अदरवाइज। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि फैमिली में आप खुद ही ये वाहिद मिसाल हैं, या आप भी तो किसी से इंस्पायर हुई होंगी ना जब आपने साइकिलिंग शुरू की होगी? आपको किसने मोटिवेट किया? और दूसरा ये बताएं कि फैमिली में भी कोई एग्जांपल है या आप अकेली ही हैं जो साइकिलिंग करती हैं? जी, इस तरह की ऑफिस आना, कॉलेज आना में तो आई थिंक आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान। बाहर के मुल्कों में जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरी एक सिस्टर हैं, वो साइकिलिंग करती हैं, ऑफ कोर्स मेरी ही मोटिवेशन से। बच्चों वगैरह को भी आप मोटिवेट करती हैं अपने फैमिली में, जो आपके बच्चे मेरा बेटा मेरे साथ साइकिलिंग अक्सर करता है, मैं कई दफा उसको स्कूल भी आगे पीछे हम जाते हैं, लेकिन अकेले भेजते हुए अभी वो 17 इयर्स का है, तो मैं भी वहम करती हूँ कि जब तक मैं साथ ना हूँ अकेले नहीं जाना है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम ये जो आपने फुटेज भेजी है इसमें हम देख रहे हैं कि आपके स्टाफ ने पीछे से आपकी पूरी वीडियो बनाई हुई है। क्या वो बाकी जो आपका स्टाफ है उनके लिए भी यही है रिकमेंडेशंस कि भाई आपने भी साइकिल पर आना है, पोल्यूशन फ्री बनाना है? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो वीडियो देखी है आपका जो स्टाफ बड़ा आपके साथ फ्रैंक है, आप बड़े तरीके से जेस्चर, वरना अमूमन जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका बड़ा रौबदार होता है, बड़ी रौबदार उनकी शख्सियत होती है। जितनी पोलाइट आप हैं तो ये पोलाइटनेस में आपकी साइकिलिंग का भी रोल है। आई थिंक साइकिलिंग जैसे आपने पढ़ा होगा कि डोपामिन लेवल हाई करता है कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज, तो साइकिलिंग भी कीप्स वन हैप्पी। मैंने देखा है कि आई फील हैप्पियर, आई फील पॉजिटिव, और मेरे जो कोलीग्स, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, दे आर वेरी गुड। हमारी कल्चरल बीमारी हमें है, एक वाइब्रेंट चेंज आया ना आपकी शख्सियत में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी, ये साइकिलिंग से यू फील हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करके और बड़ी अच्छी मुझे ये लगी। आप तो मोटिवेशन है। अब मैं आप करने के बाद कम से कम मेरे माइंड में ये आया है कि मैं भी डेली तो नहीं बट वंस इन अ वीक जो है ना, मैं साइकिलिंग का ऑफिस पर बस हिम्मत करूंगा साइकिल पर आने की। ले जी नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी।